कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी थी। आज हम लोग मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में उसी थ्योरम का एक्सटेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का कि इफ fz इज एनालिटिक इन रीजन r बिटवीन द टू क्लोज्ड कर्व्स c1 एंड c2 एंड दीस कर्व्स आर द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, then contour integration c1 fz dz is equal to contour integration c2 fz dz। अब देखिए हमारे पास दो सिंपल क्लोज्ड कर्व से जो घिरा हुआ रीजन R है, ये सामने से ही पता चला कि ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। तो हमें पता है कि अगर हम एक कट करते हैं, सपोज दैट कि हमने एक कट लगा दिया मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंपली कनेक्टेड रीजन में। सपोज दैट ये इसके पॉइंट ए और बी पॉइंट था और हमने उसमें कट ऑफ कर दिया। अब देखिए, अब अगर मैं एक ये पाथ पूरा सी बनाती हूँ, देखिए ए बी, फिर ये C2 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। फिर BA पाथ हो गया और उसके बाद ये C1 कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो टोटल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें A B C2 C1 A, तो ये जो हमारा रीजन बना ये अगेन सिंपली कनेक्टेड रीजन बन गया। और फंक्शन चूंकि fz एनालिटिक है इस रीजन R में, तो अब सिंपली कनेक्टेड जो रीजन के लिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम है वो हम इस रीजन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके प्रूफ में कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम फॉर simply connected region AB C2 C1 A। अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं इस रीजन में, चूंकि फंक्शन इस रीजन में fz एनालिटिक है, इसको अगर इस पूरे रीजन को हम C भी कह दें, तो ये जो रीजन है इसको अगर हम C कहें तो हम इस तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं। कंटूर इंटीग्रेशन A B C2 C1 A, इसको अगर मैं एक क्लोज कर्व C कहूँ सिंपली कनेक्टेड, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से हमारे पास में ये रिजल्ट आता है। अब अगर मैं इस पूरे इंटीग्रल को पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा। इंटीग्रेशन AB, अगर मैं AB से स्टार्ट करूँ, fz dz प्लस C2 के अलॉन्ग C2 fz dz, फिर BA के अलॉन्ग कंटूर BA fz dz। अब मैं क्या लिखूंगी? C1 के लिए लिखूंगी C1 fz dz इज इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रल को हम पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें BA और AB और BA वाले जो इंटीग्रल है, BA इज इक्वल टू माइनस AB fz dz। तो इसे हम जब लिख सकते हैं माइनस BA fz dz प्लस C2 fz dz प्लस BA fz dz प्लस C1 fz dz इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इंटीग्रल तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमारी C2 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और C1 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम सेम डायरेक्शन में किसी दोनों इंटीग्रल को करने के लिए किसी एक की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो सपोज C2 की अगर हमने की तो हमने लिख दिया रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ C2 क्या हो जाएगा? माइनस कंटूर इंटीग्रेशन C2 fz dz प्लस C1 fz dz is equal to 0, and finally we will get contour integration C1 fz dz is equal to C2
ये हमारा प्रूफ आ गया कॉची इंटीग्रल थ्योरम का फॉर अ मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब सपोज करिए हमारे पास एक C क्लोज्ड कर्व होता और उसके अंदर C1, C2, C3, C4, C5 एंड सो ऑन n ऐसे ही क्लोज्ड कर्व होते और उनके बीच का रीजन R जो होता वो हमारा अगर वहाँ पे फंक्शन fz एनालिटिक होता तो थ्योरम का हमारा रिजल्ट क्या होता ये हम लोग देखते हैं। तो उस केस में हमारा रिजल्ट आता कंटूर इंटीग्रेशन fz dz इज इक्वल टू C1 fz dz प्लस C2 fz dz प्लस C3 fz dz एंड सो ऑन प्लस कंटूर इंटीग्रेशन Cn fz dz। तो ये हमारा रिजल्ट रहा कॉची इंटीग्रल थ्योरम का फॉर अ मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। देखिए क्या स्टेटमेंट है इसका, इफ fz इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व C। तो जो ये हमारा क्लोज्ड कर्व C है उसके पूरे अंदर हर एक पॉइंट पे और उसके बाउंड्री C पे जो हमारा fz है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक। एंड इफ a इज एनी पॉइंट इनसाइड C, a हमारा जो कोई पॉइंट है जो कि इनसाइड C है, क्लोज्ड कर्व C के अंदर है, देन fa इज इक्वल टू 1/2 पाई i कंटूर इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस a dz। इस रिजल्ट को हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका प्रूफ करती हूँ थ्योरम का तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि fz जो है वो कह रहा है कि इस पूरे C के अंदर एनालिटिक है। तो सबसे पहले रिजल्ट लिखते हैं एज fz इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन C, इट इम्प्लाई दैट। अब अगर एक हम नया फंक्शन अपना कंस्ट्रक्ट करें fz को लेकर के fz अपॉन z माइनस a और देखें कि वो C के अंदर क्या हर पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो a पॉइंट है उसको छोड़ करके अपॉन z माइनस a हर जगह पे एनालिटिक होगा। क्यों? क्योंकि fz हर जगह पे एनालिटिक है C पे। तो हम लिखेंगे fz upon z minus a is analytic inside and on C except point A। चूंकि fz क्या है, एनालिटिक है इनसाइड C और C के बाउंड्री पे, तो fz अपॉन z माइनस a भी एनालिटिक होगा। वो सिर्फ a पॉइंट पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a पॉइंट पे अगर z की जगह हम a रख दें, देखिए तो ये अपॉन में डिनोमिनेटर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि a पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो एनालिटिक हो ही नहीं सकता वो, यानी कि ये फंक्शन इस a पॉइंट को छोड़ करके इस क्लोज्ड कर्व C में हर पॉइंट पे ये फंक्शन fz अपॉन z माइनस a एनालिटिक होगा। ये कंफर्म हो गया हमारा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर देंगे C1, ठीक है, और वो A सेंटर मानेंगे और R बहुत स्मॉल रेडियस का एक सर्किल हम R रेडियस का एक सर्किल हम बनाएंगे जिसका सेंटर C1 सर्किल है, A सेंटर है और R रेडियस है उसकी। तो हमने लिख दिया draw a small circle C1 with center A and radius R। ये R रेडियस बहुत ही स्मॉल है आपकी, हमने इतनी बड़ी इसलिए भी बना दी कि आपको समझ में आया, दिखाई दे कुछ कि C1 और C है क्या। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब अगर हम यहाँ पे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन एक बन गया हमारा C1 और C के बीच में,
और अगर हम इस फंक्शन की बात करें एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये अब ये पॉइंट एक्सक्लूड हो गया इस C1 और C के बीच के रीजन में। तो इस रीजन में आप देखिए ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है एक तो, और इस रीजन में ये फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बिटवीन C एंड C1। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे C और C1 के बीच में जो रीजन है उसमें एक पॉइंट एक्सक्लूडेड है, तो ये फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक होगा, इसलिए हम ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमने जब अप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे C1 वाले। तो इसकी रेडियस R और सेंटर A है, तो फॉर C1 सर्किल Z माइनस A इज इक्वल टू R e टू दी पावर I थीटा। और अगर मैं dz यहाँ से निकालना चाहूँ तो dz हो जाएगा, ये 0 हो गया, R I e टू दी पावर I थीटा d थीटा। और जब पूरा एक क्लोज कर्व हम ले रहे हैं तो थीटा की जो लिमिट होगी वो 0 से पाई, पूरा एक राउंड के लिए 0 से 2 पाई 360 डिग्री घूमेगी। तो हम लिख रहे हैं कंटूर इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो लिमिट आ जाएगी वो 0 to 2 पाई आ गई थीटा की। एफ जेड जेड की जगह पे ये हो जाएगा a प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा, अपॉन में z माइनस ए की जगह r ई टू दी पावर आई थीटा लिख देंगे हम। dz की जगह पे हम लिखेंगे r i e टू दी पावर i थीटा d थीटा, r से r कैंसिल, e टू दी पावर i थीटा से e टू दी पावर i थीटा कैंसिल, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम लिमिटिंग केस लगाएं, क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ इसी पॉइंट पे तो हमारा फंक्शन a पॉइंट पे ही तो z अपॉन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए हमारा फंक्शन जो है वो कैसा था, एनालिटिक नहीं था। तो हम लिमिटिंग केस लगाएंगे, श्रिंक करेंगे, यानी r को जब 0 को टेंड करेंगे तो ये जो सर्किल C1 है वो हमारा सिर्फ एक पॉइंट a रह जाएगा। तो हम लिमिटिंग केस लगा रहे हैं, तो अप्लाइंग लिमिटिंग केस, कौन सा लिमिटिंग केस, r टेंडिंग टू 0। जब r 0 को टेंड हम करा रहे हैं तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और इधर देखिए i हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 to 2 पाई, ठीक। अब r जब 0 को टेंड हो रहा है तो ये टर्म तो 0 हो गया, सिर्फ एफ ए बचा है यहाँ पे हमारा, और डी थीटा। अब एफ ए कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और डी थीटा का जब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू थीटा आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे थीटा की लिमिट रख दी 0 to 2 पाई जो थी। तो अभी अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 पाई आई को अगर मैं लेफ्ट साइड भेजती हूँ तो एफ ए की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई आई कंटूर इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो ये हमारा रहा कॉची इंटीग्रल फार्मूला का, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। तो हमने अभी कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के निकालने के लिए इस फार्मूले को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। f डैश a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई i, एफ जेड एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा 1 अपॉन जेड माइनस ए,
अब देखिए x का अगर आप डिफ्रेंसिएशन 1/x का करते हैं तो -1/x² हो जाता है। तो अगर 1/z माइनस ए का a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1/z - a हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब जब इस फर्दर इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, क्योंकि हम इसे t मान के कर रहे हैं, तो वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो f डैश ए जो हमारा आ गया वो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1/2πi कंटूर इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर dz। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ए पॉइंट पे चाहिए, तो हम इसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तब हमारी जो वैल्यू आएगी वो f डबल डैश ए फैक्टोरियल 2/2πi कंटूर इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस ए क्यूब dz। और फर्दर आप जितनी कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी fn a इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2πi कंटूर इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस a टू द पावर n प्लस 1 dz। तो ये हमारे nth ऑर्डर तक के ए पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव